दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की राजनीतिक घेरेबंदी शुरू कर दी है। बिहार की तरह बंगाल में भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इस बीच फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स आई और विवादों में फंस गई। इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा माना जा रहा है। फिल्म बंगाल फाइल्स में 1946 में कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगों को लेकर जो दिखाया गया है, बंगाल का समाज उसे कतई सहमत नहीं है। वे मानने को तैयार नहीं है कि तब का बंगाल सचमुच ऐसा ही था जैसा फिल्म में दिखाया गया है। बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों मुख्य धारा की हिंदी मीडिया और राजनीतिक नेताओं के द्वारा गढ़े गए नैरेटिव के जरिए दूर से बंगाल को हम देखते हैं और अपनी राय बनाते हैं, परंतु बंगाल के बुद्धिजीवी और आम लोग बंगाल की गढ़ी हुई इस छवि को एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा मानते हैं और बंगाली समाज को बदनाम करने की गहरी साजिश। तब बंगाल को कहां से देखा जाए? फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स से बंगाल के इतिहास को टटोला जाए या फिर बंगाल के दुर्गा पूजा से बंगाल के इतिहास और वर्तमान को समझा जाए? आइए 1946 में हुए कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे और 1943 के महाअकाल को कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 1943 के अकाल के साथ 2025 के गाजा नरसंहार के क्या रिश्ते हैं और कलाकार दोनों घटनाओं को कैसे जोड़कर देखते हैं। आगे हम यह भी देखेंगे कि कैसे कोलकाता के एक कलाकार ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स को आईना दिखाने की कोशिश की है। दरअसल बंगाल की दुर्गा पूजा देवी दुर्गा का पराक्रम और महिषासुर वध की कथा भर नहीं कहती है, बल्कि यह इतिहास से लेकर वर्तमान को अपने ढंग से परिभाषित भी करती है। कोलकाता के प्रदीप दास जैसे कलाकार दुर्गा पूजा पंडालों को एक कला दीर्घा में परिवर्तित कर देते हैं। दुर्गा पूजा के अवसर पर अपनी कला के जरिए वे समाज और देश दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। इसलिए यह बंगाल के दुर्गा पूजा में ही हो सकता है जहां कलकत्ता में हुए 1946 के सांप्रदायिक दंगे को एक नए नजरिए से पेश किया जाता है और इसे विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स को आईना दिखाने की कोशिश मानी जाती है। दक्षिण कोलकाता की मशहूर सड़क लीला रॉय सरणी यानी शरत बोस रोड, समाज सेवी संघ का दुर्गा पूजा पंडाल। यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से 1946 के सांप्रदायिक दंगे के एक कम चर्चित परंतु एक उजले पक्ष को सामने रखा है। कलाकार बताना चाहता है कि जब कोलकाता की सड़कों और गलियों तक सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे, तब भी वहां के हिंदू और मुस्लिम समाज ने अपने घरों के दरवाजे खुले रखे थे और एक दूसरे के बचाव में आगे आए थे। पोथेर पांचाली थीम पर बने पंडाल के प्रवेश द्वार पर पुस्तक के कवर पर लिखा हुआ है मैनिफेस्टो ऑफ सेकुलर बंगालीज, मतलब सेकुलर बंगालियों का घोषणा पत्र। आइए आगे बढ़ने से पहले पोथेर पांचाली को समझते हैं। दरअसल पोथेर पांचाली सत्यजीत रॉय की एक फिल्म है। 1929 में लिखे गए विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बंगला उपन्यास पोथेर पांचाली पर फिल्मकार सत्यजीत रॉय ने 1955 में एक फिल्म बनाई थी, पोथेर पांचाली। आखिर पोथेर पांचाली का अर्थ क्या होता है? पोथेर पांचाली बांग्ला भाषा के दो शब्द हैं। इसमें पथ से पोथेर बना है, जिसका मतलब होता है पथ का यानी रास्ते का। बांग्ला संस्कृति में पांचाली एक खास काव्य परंपरा है।
पांचाली परंपरा में आम लोगों की कहानियां गीतों और छंदों में ढाल कर गाई जाती है। इसमें लय, छंद और कथा का सुंदर मेल होता है। इसमें होती हैं किसानों की कथाएं, बच्चों की हंसी और भूख की व्यथा। इसे गांव-गांव में महिलाएं और पुरुष सामूहिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पोथेर पांचाली का आशय हुआ गांवों और सड़कों पर बिखरी हुई लोक कथाएं, अर्थात आम आदमी की जीवन कथा। विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास और सत्यजीत रॉय की फिल्म पोथेर पांचाली में भी यही सब चित्रित किया गया है। दरअसल 1946 में कलकत्ता के सांप्रदायिक दंगे बंगाली समाज पर एक बड़े काले धब्बे की तरह है। प्रगतिशील माने जाने वाले बंगाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे की वारदात को आज का बंगाली समाज पचा नहीं पाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उनका कलकत्ता कभी इतना असंवेदनशील और नफरती हुआ करता था। यदि उनका कलकत्ता कभी ऐसा था भी तो इसके लिए वे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक नीतियों को जिम्मेवार मानते हैं। इसके बावजूद वे यह मानते हैं कि कलकत्ता की सड़कों पर केवल तलवारें लेकर मार काट करती हुई भीड़ ही नहीं थी, बल्कि इस पागलपन के दौर में भी कलकत्ता का समाज सांप्रदायिक नहीं हुआ था और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के लोग एक दूसरे के बचाव में लगे हुए थे। जब कलकत्ता की सड़कों पर खून बह रहा था तब मोहल्ले के लोगों ने अपने दरवाजे खुले रखे थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों को शरण दे रहे थे। लीला रॉय, वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, शरत बोस और अशरफुद्दीन अहमद चौधरी जैसे लोग सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़े हुए थे। उस दौर में ट्रकों में भरकर दंगाइयों तक हथियार पहुंचाए जाते थे। दूसरी ओर यह भी सच है कि इन्हीं ट्रकों पर लीला रॉय और अशरफुद्दीन चौधरी जैसे लोग घायलों और पीड़ितों को बचाने में लगे हुए थे। इतिहासकार सौम्य बसु ने लिखा है, इन ट्रकों पर सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उम्मीदें भी पहुंचाई जाती थी। समाज सेवी संघ के दुर्गा पूजा पंडाल में कलाकार ने यही सब कहने की कोशिश की है। दरअसल समाज सेवी संघ का गठन 1946 में ठीक दंगों के दौरान हुआ था। लीला रॉय, मेघनाथ साहा, शरत बोस और अशरफुद्दीन अहमद चौधरी जैसे लोगों ने संघ की नींव रखी थी। सुमन सेनगुप्ता अपने बांग्ला लेख में लिखते हैं कि संघ का गठन मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए किया गया था। यह संघ किसी एक धर्म का नहीं था। संघ के लोगों ने दंगों के दौरान मानवता की रक्षा में खुद को लगा दिया था। सुमन सेनगुप्ता कहते हैं, कलाकार ने समाज सेवी संघ के इतिहास को बताने की कोशिश की है और यह भी कहने की कोशिश की है कि बंगाल का समाज सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। सुमन सेनगुप्ता उसी लेख में आगे कहते हैं, आज जब बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में आधा सच दिखाकर सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करती है, तब समाज सेवी संघ के पंडाल में कलाकार बताना चाहता है कि हिंसा के बीच भी इंसानियत हारती नहीं, सांप्रदायिकता के बीच भी सेकुलरिज्म की भावना जीवित रहती है। सुमन सेनगुप्ता के इस लेख का अंग्रेजी अनुवाद शाहनवाज भाई के enewsroom.in पर पढ़ा जा सकता है। फ्रंट पेज ने सुमन सेनगुप्ता से बात भी की। दूसरा समाज सेवी वाला पूजा जो है, लेकिन समाज सेवी वाला पूजा में एक बढ़िया बात किया है। 1946 में कलकत्ता में रायट्स हुआ था। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का विरोध में ये बहुत लोग मारे भी गए। देखिए, बंगाल एज इफ एनी स्टेट, माने फॉर एनी राज्य, भारत के जो अन्य प्रदेश है, दूसरा जो प्रदेश है, उसमें भी करप्शन है, उसमें भी रिलीजियस बाइगोट्री है, उसमें भी बहुत कुछ है। बंगाल में भी करप्शन है, हमको मालूम है।
रिलीजियस बाइगॉट्री बंगाल में जो है उससे ज्यादा दिखा कर जाता है, उससे दिखावा जो होता है। और वही हमने बोला, विवेक अग्निहोत्री इज टेलिंग द हाफ ट्रूथ, एंड दिस हाफ ट्रूथ इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज बंगाल इज सेकुलर, and that is why in the Samajsevi Puja pandal there is a installation where it says Banglar secular history, means Bengal's secular history. This is a installation given in the puja pandal also. Bengal is secular. Bengal always will be secular and was secular. यह बंगाल के दुर्गा पूजा में ही संभव है, जहां के कलाकार 1943 में आए बंगाल के महाअकाल को आज के गाजा पट्टी की त्रासदी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। कोलकाता से 5000 किलोमीटर दूर गाजा की त्रासदी और 1943 के अकाल की त्रासदी और उसकी पीड़ा को कलाकार अलग करके नहीं देखता है। कलाकार प्रदीप दास ने कोलकाता के बेहला फ्रेंड्स पूजा समिति पंडाल में अपनी कला के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि आज दुनिया में युद्ध केवल बमों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती है और ना ही अकाल अनाज की कमी के कारण पड़ता है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों की राजनीतिक चालों के कारण युद्ध और अकाल दोनों में सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग मारे जाते हैं। इस दुर्गा पूजा पंडाल का थीम है नवान्न, युद्ध, घाव और भूख। पूजा पंडाल के प्रवेश द्वार के एक ओर फ्री पैलेस्टाइन लिखा हुआ है तो दूसरी ओर जेनोसाइड। गौर करने वाली बात है कि कलाकार प्रदीप दास ने जेनोसाइड को कोका कोला के फॉन्ट में लिखा है। कोका कोला जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कलाकार कहना चाहता है कि युद्ध और अकाल के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सरकारों की जन विरोधी चालें जिम्मेवार होती हैं। युद्ध के शिकार आम लोग होते हैं और इसका लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनियां और सरकारें लूट ले जाती हैं। कलाकार ने फिलिस्तीन की एक कवयित्री को उद्धृत किया है। कवयित्री नीमा हसन को एक छत और भोजन की व्यवस्था नहीं होती है और वह अपने बच्चों के साथ गाजा छोड़ने को मजबूर हो जाती है। वह एक कविता लिखती है। उस कविता के बोल हैं, इस देश में रोटी बनाने का दैनिक कार्य बंद हो गया है। कलाकार प्रदीप दास गाजा की कवयित्री की पीड़ा को बंगाल के 1943 के भीषण अकाल की पीड़ा के साथ जोड़कर देखते हैं। अपने पेंटिंग्स, कटआउट्स, कविताओं और गीतों के जरिए उन्होंने बताया है कि उस अकाल में भी वही परिस्थितियां थीं जो आज गाजा की हैं। भीषण अकाल के दौर में बंगाल की गलियों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष इसी तरह भोजन के लिए भटक रहे थे। उस दौर में भूखी प्यासी महिलाएं अपने बच्चे को गोद में लिए गली गली फेन दाओ की गुहार लगाया करती थी। फेन बांग्ला भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है माड़। वही माड़ जिसे चावल पकाने के बाद भात से अलग कर दिया जाता है। कलकत्ता की गलियों में भूखे लोगों की कातर पुकार सन्नाटे को चीरती थी। चावल का माड़ दो, हमें जिंदा रहने दो। आज गाजा में भी वही पुकार, हमें रोटी चाहिए, हमें जीने दो। इस प्रकार गाजा की नीमा हसन और केवल माड़ के लिए याचना करती बंगाल की महिलाएं एक ही परिस्थितियों के बीच खड़ी दिखाई देती हैं। गाजा में भोजन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वहां भोजन की कमी हो गई। 1943 के अकाल में भी बंगाल के लाखों लोग भूखे मर गए तो इसलिए नहीं कि वहां अनाज की कमी थी। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है, अकाल भोजन की कमी से नहीं बल्कि वितरण की असमानता और लालच से पैदा हुआ था। फासला 80 वर्षों का और 5000 किलोमीटर का, परंतु भूख और पीड़ा की एहसास एक सी। पंडाल का अगला हिस्सा गोली के घावों से भरी दीवारों से सजा है। इसके पीछे एक छोटे से द्वार से
दिखता है एक पियानो, जैसे जर्मनी के नरसंहार के समय एनी फ्रैंक का छुपा हुआ पियानो। कलाकार प्रदीप दास की कल्पना में यह पियानो रोमन पोलांस्की की 2002 की पॉलिश फिल्म द पियानिस्ट के छिपे पियानो की तरह है। जब सब कुछ छीन लिया जाता है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी कहीं न कहीं कुछ बचा रह जाता है, जो राख से फिर उठ खड़ा होता है। कलाकार का संदेश साफ है कि युद्ध, भूख और पीड़ा के बीच भी जीवन बचा रहता है। बंगाल को कोलकाता के इन 2 पंडालों के जरिए देखा जा सकता है। इससे संदेश निकलते हैं कि आम बंगालियों का मानस सेकुलर है और बंगाल का समाज दुनिया से बेखबर नहीं है। वह 5000 किलोमीटर दूर के गाजा नरसंहार के खिलाफ और भूख से पीड़ित जनता के साथ खड़ा है। अब यह आप पर है कि आप बंगाल को बंगाल फाइल्स फिल्म के जरिए देखना पसंद करेंगे या दुर्गा पूजा पंडालों के जरिए। धन्यवाद, नमस्कार।